नमस्कार। डिजाना के खास कार्यक्रम कहीं अनकहीं में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव। आप जानते ही हैं कि हर सोमवार इसी वक्त इसी समय हम एक बहुत ही रोचक कार्यक्रम आपके सामने लेकर आते हैं जिसका नाम है कहीं अनकहीं। और ये कार्यक्रम आधारित होता है वरिष्ठ पत्रकार इंदौर प्रेस क्लब के अध्यक्ष श्री अरविंद तिवारी के बेहद लोकप्रिय कॉलम राजवाड़ा टू रेजिडेंसी पर। इस कॉलम में कुछ चुटीले खबरें होती हैं प्रशासन की, सत्ता की, सियासत की। इन खबरों में बात इशारों में कही जाती है, लेकिन वो बहुत गंभीर होती हैं और इशारों में जो निशाने साधे जाते हैं वो बिल्कुल परफेक्ट होते हैं, अपने लक्ष्य पर जाकर लगते हैं। और उन्हीं पॉइंट्स को लेकर, उन्हीं बिंदुओं को लेकर, उन्हीं लक्ष्य को लेकर आज एक बार हम फिर से हाजिर हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार अरविंद तिवारी जी के साथ। तिवारी जी, आपका बहुत स्वागत है। तिवारी जी, सबसे पहले बात हितेश वाजपेयी की बारास्ता विनय सहस्त्र मुद्दे। प्रतीक जी, मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में जिस तरह से विनय सहस्त्र मुद्दे का दबदबा बढ़ रहा है उसको मैंने लिंक किया है हितेश वाजपेयी से। मैं आपको स्मरण दिलाना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने, खासकर अमित शाह के अध्यक्ष रहने के दौरान और अब जेपी नड्डा जब अध्यक्ष हैं, एक सिस्टम तय कर दिया उन्होंने कि राज्यों से संबंधित मामले जो हैं वो प्रभारी के माध्यम से ही केंद्र तक लाए जाएंगे। मध्य प्रदेश के प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे हैं और स्वाभाविक है कि जब सत्ता और संगठन की बात विनय सहस्त्रबुद्धे के माध्यम से आगे बढ़ेगी तो विनय सहस्त्रबुद्धे का वजन बढ़ना ही है। मंत्रिमंडल विस्तार में हमने देखा और मालवा निमाड़ का ही उदाहरण हमारे सामने प्रत्यक्ष है कि चेतन कश्यप, पारस जैन और ओम प्रकाश सकलेचा तीनों मंत्री पद के दावेदार थे, लेकिन अंततः बाजी मारी ओम प्रकाश सकलेचा ने, क्योंकि ओम प्रकाश सकलेचा विनय सहस्त्रबुद्धे के बड़े नजदीकी माने जाते हैं। तो एक प्रभाव हमको देखने को मिला। और भी कुछ नाम ऐसे हैं जिन्हें मंत्रिमंडल में विनय सहस्त्रबुद्धे के कारण स्थान मिल पाया। विभागों के बंटवारे में भी यही बात कहीं ना कहीं देखने को मिली। अब मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी संगठन का विस्तार होना है, जल्दी ही पदाधिकारियों की नियुक्ति होना। तो हितेश वाजपेयी जो हैं, जो पहले नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष रहे शिवराज जी के पिछले कार्यकाल में, वो इस बार तय माना जा रहा है कि संगठन में कहीं न कहीं किसी अहम भूमिका में दिखेंगे। और उनके संगठन में अहम भूमिका में आने का कारण, दो ऑप्शन लोग लेके चल रहे हैं। क्योंकि अभी पहले संगठन का विस्तार हो रहा है तो ये माना जा रहा है कि हितेश वाजपेयी पहले भी मध्य प्रदेश भाजपा के मीडिया प्रभारी रह चुके हैं, तो उन्हें महत्वपूर्ण भूमिका मिलेगी। और साथ साथ यह अटकलबाजी भी है, ये कयास भी लगाया जा रहा कि हो सकता हो कि संगठन में वीडी शर्मा और सुहास भगत चूंकि अपनी पसंद के लोगों को तवज्जो दे रहे हैं, ऐसी स्थिति में चूंकि विनय सहस्त्रबुद्धे के प्रिय पात्र हितेश वाजपेयी भी हैं, तो इस बात को लेकर कहीं कॉम्प्रोमाइज की स्थिति बने कि भी संगठन में अगर हितेश को स्थान नहीं मिल पाता है तो निगम मंडल में कहीं महत्वपूर्ण भूमिका आ जाए। लेकिन इससे साफ हो रहा है कि मध्य प्रदेश में सत्ता और संगठन में इन दिनों विनय सहस्त्रबुद्धे का दबदबा बढ़ रहा है और उनके यहाँ पे, उनके दरबार में भीड़ भी बढ़ने लगी। अब दबदबे की बात है तो एक ज़माने में जीतू पटवारी जी का भी खासा दबदबा था कांग्रेस संगठन में, कांग्रेस की सत्ता में। और खासकर जिस तरह से कहा जाता था कि राहुल गांधी के वो बहुत ही विश्वसनीय हैं, शेडो राहुल गांधी हैं, मिनी राहुल गांधी हैं, तो वो जलवा उनका एक ज़माने में था। लेकिन अभी कहीं कुछ थोड़ा सा लग रहा है कि दुकान थोड़ी सी फीकी चल रही है। देखिए, राहुल गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष रहते जिन नेताओं को मध्य प्रदेश में आगे बढ़ाने की शुरुआत की थी उसमें जीतू पटवारी नंबर 1 पे थे। मीनाक्षी नटराजन तो उनके कोर ग्रुप की सदस्य पहले भी थी। और वो ऐसा कहा जाता है कि राहुल गांधी से संबंधित जो इम्पॉर्टेंट वर्किंग है, जो ऑफिस का वर्किंग है, उसमें कहीं ना कहीं उनकी इंपॉर्टेंट भूमिका रहती थी। लेकिन जीतू पटवारी को उन्होंने राष्ट्रीय सचिव बनाया। राष्ट्रीय सचिव बनाने के बाद अशोक गहलोत के साथ गुजरात का सहप्रभारी बनाया जब गुजरात में चुनाव थे। उसके बाद मध्य प्रदेश में कार्यकारी अध्यक्ष बनाया और साथ साथ जब मध्य प्रदेश में सरकार बनी तो वो उच्च शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण महकमे के मंत्री भी बने। अभी जब पार्टी सरकार में नहीं है तो पार्टी का जो महत्वपूर्ण सबसे एक जिसको कहा जाए एक ब्रांच, जिसको मीडिया सेल, उसके वो मीडिया कमेटी के चेयरमैन है मध्य प्रदेश कांग्रेस। लेकिन जीतू पटवारी ऐसा लगता है कि बहुत हड़बड़ाहट में है, बहुत जल्दी आगे बढ़ना चाहते और इस जल्दी आगे बढ़ने के चक्कर में अपने नंबर कम करवाते। जी बिल्कुल, मैन इन हरी, आपने सही बोला। आप देख रहे हैं कि पिछले 2 ट्वीट तो हम देख चुके हैं जीतू पटवारी के, जो उन्होंने किए और उसके कुछ घंटों बाद उन्हें वापस लेना पड़ा। अभी नरेंद्र मोदी से जुड़ा जो ट्वीट उन्होंने एक फोटो के साथ किया था, वो फोटो की वैधानिकता पे ही प्रश्न चिन्ह लग गया।
वो फोटो ही फेक फोटो माना गया, टेम्पर्ड फोटो माना गया और अंततः उस ट्वीट को जीतू पटवारी को वापस लेना पड़ा। पहले भी ऐसा हो चुका है। जीतू पटवारी के बयान भी बड़े पार्टी को परेशानी में डालने वाले रहते हैं। तो अब ऐसा माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश में पार्टी किसी भी ऐसे नेता को ज्यादा बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है जिसके कारण पार्टी बेवजह विवादों में आए या बैकफुट पर। हाँ, बैकफुट पे आना पड़ता है कई बार। कमलनाथ ने मेरी जानकारी के मुताबिक अभी जब मोदी से संबंधित जो ट्वीट आया था उसके बाद जीतू पटवारी को कांग्रेस के मीडिया सेल से रवानगी देने का मानस बना लिया था, लेकिन किन्हीं कारणों से वो मामला टल गया। जीतू पटवारी के साथ एक दूसरी दिक्कत और है, वो दिग्विजय सिंह के भी बड़े विश्वसनीय है, विश्वास पात्र है और दिग्विजय सिंह उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन इन दिनों दिग्विजय सिंह भी उतने फॉर्म में नहीं है, पार्टी में दिग्विजय सिंह की भी उतनी नहीं चल रही, या कमलनाथ उनकी बात को उतनी तवज्जो नहीं दे रहे। इसीलिए जीतू पटवारी का बड़बोलापन इन दिनों उन्हें बड़ा भारी पड़ रहा है। कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह भी उतने जीतू पटवारी को पसंद नहीं कर रहे हैं जितने एक जमाने में जी बिल्कुल सही आपने कहा, क्योंकि कांग्रेस में कब कौन किसके साथ हो जाए और कब किसको छिटक दे ये तो आप अच्छे से जानते हैं। वैसे भी जीतू पटवारी की जो उम्र है वो कहीं ना कहीं नकुलनाथ और जयवर्धन सिंह के भी आड़े आती है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, ये भी एक फैक्टर है, बड़ा फैक्टर है। अब दबदबे की बात है तो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी में सत्ता और सरकार में रमाकांत भार्गव का और बड़ा दबदबा चल रहा है। देखिए, दो लोगों को लेकर भारतीय जनता पार्टी में बड़ी चर्चा है इन दिनों। एक रमाकांत भार्गव जो पहले सहकारिता की राजनीति में थे और आजकल विदिशा से सांसद हैं, शिवराज जी के बहुत विश्वास पात्र माने जाते हैं। और दूसरे हैं राजेंद्र सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में सालों से अर्थ प्रबंधन का काम देखते हैं और शिवराज जी के बड़े खासम खास माने जाते हैं। इन दोनों की बड़ी चर्चा है, इन दोनों के इर्द गिर्द भीड़ बढ़ने लगी है और ऐसा लगता है कि अगर इन दोनों ने किसी काम के बारे में किसी से कह दिया तो वो काम हो जाता है। दूसरा ये कि भारतीय जनता पार्टी का जो पूरा अर्थतंत्र है उसके कस्टोडियन एक तरह से राजेंद्र सिंह है। सरकार भाजपा की है, संगठन को चलाने के लिए पैसा सरकार के रास्ते से ही आता है। ऐसी स्थिति में वो सारी कड़ियां बहुत मजबूत मानी जाती है जो इसमें इन्वॉल्व रहती है, और जो इसमें इन्वॉल्व है मतलब वो प्रदेशाध्यक्ष और मुख्यमंत्री का विश्वसनीय तो है ही। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में चर्चा बड़ी ये है कि भाई इतने प्रदेशाध्यक्ष बदल गए, प्रभात झा का दौर देखा, आनंद कुमार सिंह चौहान का दौर देखा, उसके पहले के नरेंद्र सिंह तोमर का दौर देखा, राकेश सिंह का दौर देखा और अब वीडी शर्मा का दौर है। लेकिन राजेंद्र सिंह का प्रभाव कभी कम नहीं हो पाता। पार्टी कार्यालय में कई नेता तो राजेंद्र सिंह के इर्द गिर्द मंडराते देखे जाते हैं। मतलब राजेंद्र सिंह उस आलू की तरह है जो हर सब्जी में मिल जाता है। बिल्कुल आपने सही कहा। और उसका कारण यह है कि जो व्यक्ति पार्टी के अर्थतंत्र से इन्वॉल्वमेंट है, जिसका अर्थतंत्र से जुड़ा हुआ है, अर्थ की व्यवस्था में कहीं ना कहीं भागीदार है, उसको वो कहीं ना कहीं प्रदेशाध्यक्ष और मुख्यमंत्री की आंखों का तारा है। और इसलिए इन दोनों को लेकर बड़ी चर्चा, इन दोनों का बड़ा दबदबा है इन दिनों। और दबदबा की अगर बात की जाए तो भूपेंद्र सिंह जो बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्रालय संभाल रहे हैं, नगरीय प्रशासन मंत्रालय, उनमें भी उनके ओएसडी के दबदबे की बहुत चर्चा है। देखिए बिल्कुल सही है। मैंने इसको इंदौर नगर निगम से लिंक किया है। भाई इंदौर नगर, स्वाभाविक बात एक जनता के बीच में चलती है, निगम में के कारिंदों के बीच में चलती है, नगर निगम में आखिर इन दिनों चल किसकी रही है। हमारा स्वाभाविक जवाब रहता है कि प्रतिभा पाल निगम आयुक्त हैं, पवन शर्मा प्रशासक हैं, कमिश्नर, इनकी चल रही है। कुछ हद तक ये भी माना जाता है कि चूंकि मनीष सिंह लंबे समय तक इंदौर नगर निगम के आयुक्त रहे और इंदौर नगर निगम के वर्किंग को बहुत बारीकी से जानते हैं, तो कुछ हस्तक्षेप उनका हो सकता है सफाई से जुड़े मुद्दों पे, अन्य मुद्दों पे। जैसे अभी कोरोना के मामले में नगर निगम की पूरी टीम का उपयोग मनीष सिंह ने किया। लेकिन अब लोग कहने लगे कि न प्रतिभा पाल की इतनी चल रही है, न मनीष सिंह की चल रही है, और पवन शर्मा तो इतना हस्तक्षेप करते नहीं। इंदौर नगर निगम के मामले में अगर सबसे ज्यादा चल रही है तो नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह के ओएसडी राजेंद्र सिंह सेंगर की। नगर निगम में हमने जो पिछले दिनों में बदलाव देखे वो ये साबित भी करते हैं कि वो बदलाव, उन बदलावों ने हमें भी बड़ा चौंकाया कि आखिर ये बदलाव कैसे हो रहे हैं, इनके पीछे कौन है। तो अंततः बात जाके राजेंद्र सिंह पे ही थमती है कि आप राजेंद्र सिंह ने यदि आपके पक्ष में बोल दिया या राजेंद्र सिंह तक आपकी पहुंच है तो आपको इंदौर नगर निगम में महत्वपूर्ण पद मिलना तय है। और अब दबदबे की बात हम करें तो ब्यूरोक्रेसी में किसके दबदबे की चर्चा है, क्योंकि आज का हमारा ये पूरा कार्यक्रम दबदबे के ऊपर ही है। और दबदबे की जब बात की जाए तो इंदौर के दबंग कलेक्टर विवेक अग्रवाल भी याद आते हैं, जो कभी इंदौर के कलेक्टर रहे थे, बहुत दबंग कलेक्टर रहे और फिर बाद में वो
शिवराज सिंह के जमाने में भी एक दबंग भूमिका में रहे, शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री के के प्रमुख सचिव भी रहे, और अभी पीएमओ में यानी प्रधानमंत्री कार्यालय में भी उनके दबंगता की चर्चा है, क्योंकि वो कृषि विभाग संभाल रहे हैं और सीधे 1-to-1 वो मोदी जी के संपर्क में है। देखिए, विवेक अग्रवाल जो है जब मध्य प्रदेश में थे तब भी ये माना जाता था कि 360 पे काम करने वाले अधिकारी, मतलब किसी विषय में इन्वॉल्व होते तो उस विषय से संबंधित सारी चीजों पर अपनी पकड़ बना लेते। और मैंने अनेक ऐसे मौके देखे हैं शिवराज जी के पिछले मुख्यमंत्री काल में, जब वो उनके सचिव थे या नगरीय प्रशासन विभाग के सचिव थे, आयुक्त थे, या मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के एमडी थे, कि दूसरे राज्यों से या केंद्र का जो प्रतिनिधिमंडल मध्य प्रदेश आता था तो मध्य प्रदेश का पक्ष दमदारी से उसके सामने रखा जाए, वो जिम्मेदारी विवेक अग्रवाल को सौंपी जाती थी। एक अच्छे एडवोकेट भी रहे हैं, वो एक एडवोकेट के परिवार से बिलोंग करते हैं वो। अब इन दिनों वो दिल्ली में है, केंद्रीय कृषि मंत्रालय में संयुक्त सचिव हैं, और प्रधानमंत्री का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है पीएम किसान, उसको देखते हैं वो। कृषि विभाग के मंत्री भी मध्य प्रदेश के नरेंद्र सिंह तोमर ही है। चूंकि पीएम किसान योजना को विवेक अग्रवाल डील करते हैं और केंद्र में संयुक्त सचिव बड़ी अहम भूमिका में रहता है, और चूंकि मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है पीएम किसान, तो इसलिए वो उनसे डायरेक्ट कनेक्शन में है। और जो भिड़ के काम करने की विवेक अग्रवाल की शैली है वो उन्हें हमेशा फायदा पहुंचाती। अभी आपने देखा होगा पिछले दिनों कृषि विभाग से संबंधित एक महत्वपूर्ण घोषणा प्रधानमंत्री कर रहे थे, उसमें भी विवेक अग्रवाल की भागीदारी थी। तो विवेक अग्रवाल का ऑरा दिल्ली में बहुत बढ़ा हुआ है। प्रधानमंत्री जिन अधिकारियों को पसंद करते हैं, जिनकी कार्यशैली से खुश हैं, उसमें विवेक अग्रवाल एक है। और इसीलिए जब बीच में चर्चा चल पड़ी थी कि विवेक अग्रवाल की मध्य प्रदेश में वापसी होने वाली है, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव के रूप में वापस आ सकते हैं, तो मुझे लगता है कि जिस भूमिका में अभी विवेक अग्रवाल केंद्र में है, उनकी मध्य प्रदेश वापसी की मुझे अभी तो कोई संभावना नजर नहीं आ रही। और विवेक अग्रवाल के दबदबे और प्रभाव का एक बड़ा कारण ये भी है अरविंद जी कि वे पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के पोते हैं जी। प्रकाश सिंह मतलब विवेक अग्रवाल जी के दादाजी और प्रकाश सिंह बादल बिल्कुल परम मित्र हैं और एक ही गांव के दोनों रहने वाले हैं। जब इंदौर कलेक्टर थे विवेक अग्रवाल, तब एक चर्चा ये भी चल पड़ी थी कि प्रकाश सिंह बादल उस समय पंजाब के मुख्यमंत्री थे जी। और ये कहा जा रहा था कि विवेक अग्रवाल उनके ओएसडी के रूप में पंजाब में अपनी सेवाएं दे सकते हैं। और सुखबीर सिंह बादल भी उनको अपना छोटा भाई मानते हैं, बल्कि विवेक जो बादल की खेती है वो इनके दादाजी ही संभाला करते थे। एक वो भी बहुत बड़ा कारण है नरेंद्र मोदी जी की खास होने का। लेकिन दबदबे की बात की जाए तो प्रमोटी आईएएस ऑफिसर का दबदबा भी इस बार बहुत देखने को मिल रहा है। खासकर जितने भी संभाग हैं उसमें से एक आध संभाग अगर छोड़ने आप इंदौर, तो सारे प्रमोटी आईएएस ऑफिसर जो हैं वो कमिश्नर बने हुए हैं। देखिए, वही मैंने इशारा किया कि मध्य प्रदेश में ऐसा पहली बार हो रहा है कि 10 में से 9 संभागों की कमान प्रमोटी ऑफिसर्स के हाथ में है। केवल इंदौर को छोड़ दें जहां पवन शर्मा कमिश्नर है, भोपाल जैसा महत्वपूर्ण संभाग कविंद्र कियावत वहां पे कमिश्नर है, जबलपुर में महेश चौधरी हैं, ग्वालियर में एमबी ओझा और आनंद शर्मा उज्जैन में। इसके अलावा सागर हो, शहडोल हो, होशंगाबाद हो, चंबल हो, रीवा हो, ये सब संभाग जो है ये प्रमोटी ऑफिसर्स के कब्जे में है। और ऐसा नहीं है, ये ऑफिसर्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ये कोरोना संक्रमण का जो दौर था, उस दौर में प्रमोटी अधिकारी अशोक भार्गव रीवा के कमिश्नर थे, और रीवा एकमात्र ऐसा मध्य प्रदेश का संभाग था जो कोरोना संक्रमण से लंबे समय तक बचा रहा। और इनमें से कई अधिकारी ऐसे, आनंद शर्मा पहले सागर के कमिश्नर है, उज्जैन के कमिश्नर है, एमबी ओझा उज्जैन के कमिश्नर थे, ग्वालियर के कमिश्नर है, रविकांत मिश्रा तो है वो तो 3 संभागों के आयुक्त रह लिए, होशंगाबाद में पहले थे, उसके बाद जबलपुर रहे और आज की तारीख में वो चंबल संभाग के आयुक्त हैं। और महेश चौधरी जबलपुर में दूसरी बार पहुंचे। तब ये कहीं ना कहीं अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, इसीलिए सरकार भी इन्हें मौका दे रही है। इनमें से 4 अधिकारी तो इसी साल सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मतलब ये एक प्रमोटी अधिकारियों के बीच में भी एक बड़े मतलब एक चर्चा का विषय, आईएएस बिरादरी में भी ये चर्चा का विषय है कि आखिर प्रमोटी ऑफिसर्स इतनी अहम भूमिका में मध्य प्रदेश में कैसे, और मतलब कैसे ये बात तो है ही है, लेकिन इस बिरादरी के लोगों को इस बात का बड़ा गर्व है कि आखिर हमारे साथी जो संभागों में कमिश्नर की भूमिका में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इन्होंने कई ऐसे इनोवेटिव काम किए जिसको पूरे प्रदेश के लिए सरकार ने मंजूरी दी कि हाँ भाई सागर में ये काम हुआ है तो इसको लिया जाए, जबलपुर में अच्छा काम हुआ है, रीवा में अच्छा काम हुआ है तो इसको पूरे मध्य प्रदेश में अडॉप्ट किया जाए। तो प्रमोटी ऑफिसर्स का ऐसा दबदबा, इसके पहले हमने देखा कि प्रमोटी अधिकारी या तो रीवा में कमिश्नर बना देते थे, होशंगाबाद, चंबल और सागर, ये 2-3 संभाग थे। मतलब कुल मिला के 10-11 संभागों में से 10 संभागों में से मुश्किल से 2 या 3 संभाग में प्रमोटी अधिकारियों को मौका मिलता था।
लेकिन अब आपने जिक्र किया अशोक भार्गव साहब का और श्रीकांत पांडे का, दोनों बहुत ही अच्छे अधिकारी हैं और प्रभावशाली अधिकारी हैं और उनका दबदबा भी काफी रहा। देखिए, दोनों का मैंने जिक्र अपने कॉलम में इसलिए किया कि इसी महीने दोनों अधिकारी सेवानिवृत्त हो रहे हैं। अशोक भार्गव, मैंने आपको बताया कि इंदौर के एक बहुत साधारण परिवार के रहने वाले, और जिस भी पद पर रहे, चाहे डिप्टी कलेक्टर रहे हों, चाहे एडिशनल कलेक्टर रहे हों, जिला पंचायत के सीईओ रहे हों, कलेक्टर रहे हों या बाद में आयुक्त रहे हों, एक उन्होंने नए प्रतिमान स्थापित किए। वो मैंने आपको कहा ना कि जो काम इन्होंने किए उसको प्रदेश में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लिया गया। अब रीवा जैसे संभाग में अशोक भार्गव ने इतनी मेहनत की कि रीवा का 8वीं और 10वीं का रिजल्ट इस बार पूरे मध्य प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ कि आखिर इतना अच्छा परसेंटेज कैसे आया रिजल्ट का। तो बहुत अच्छे अधिकारी हैं, उनको कई राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार मिल चुके हैं। तो जब हम अधिकारी गलत काम करते हैं तो अखबारों के पन्ने रंग देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हम उनसे जुड़ी खबरें प्रसारित करते हैं और वेब पे भी हम उनको क्रिटिसाइज करने से नहीं चूकते। तो मैंने इसीलिए अपने कॉलम में इस चीज को लिया है कि अशोक भार्गव जैसे अधिकारी भले ही वो सेवानिवृत्त इस साल हो जाए, लेकिन उनको याद रखेंगे लोग कि हाँ। और अरविंद जी, ये याद रखने वाली बात है कि वो मध्य प्रदेश की जो इंदौर की जो मालवा मिल इलाका क्षेत्र है, श्रमिक बस्ती, सोमनाथ की चाल से वो आते हैं और बस्ती के स्कूलों में पढ़े, स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़कर उन्होंने आज सरकारी स्कूलों का स्तर इतना सुधारा। बिल्कुल, आपने जो कहा कि सरकारी स्कूल का रिजल्ट क्यों अच्छा रहा, तो मैं इसलिए बताना चाहता हूँ उनके मन में दर्द था, उन्होंने वो सब चीजें देखी हैं। उन्होंने बिल्कुल मालवा मिल के स्कूल में वो पढ़े हुए हैं और वहां से इतने बड़े नौकरशाह बने, ये बहुत बड़ी बात है। श्रीकांत पांडे का मैं आपको बताऊं, वो जिला पंजीयक के रूप में सरकारी नौकरी में आए, जो अदर सर्विसेज का आईएएस में कोटा रहता उससे आईएएस में सिलेक्ट हुए और देवास के कलेक्टर 2.5 साल रहे वो। और आज भी लोग बोलते हैं दूसरे विभाग से जो अधिकारी आते हैं उनके बारे में एक मानस बना हुआ है प्रशासनिक सेवा में, कुछ नाम छोड़ दें आप, बाकी के बारे में मानस बना रहता है कि नहीं ये अच्छा परफॉर्म नहीं करवाते, 4-6 महीने किसी जिले में कलेक्टर रहे और हो जाते। लेकिन अच्छा काम किया उन्होंने, एक अपनी एक नई पहचान बनाई और मतलब दोनों को बारे में मैं कहूंगा कि उनको लंबे समय तक याद रखा जाएगा कि हाँ ऐसे अधिकारी थे जिन्होंने अपने सेवा काल में नए प्रतिमान स्थापित किए। और दबदबा तो एक अधिकारी का बहुत रहा, राजा बाबू सिंह का, ग्वालियर के आईजी रहे, बहुत अच्छा काम किया। लेकिन जब उनका दबदबा थोड़ा कम हुआ तो अब उन्होंने दिल्ली रुखसत होने का निर्णय ले लिया। देखिए, पिछले कॉलम में मैंने जयदीप प्रसाद का जिक्र किया था कि जयदीप प्रसाद केंद्र में जा रहे हैं। मैंने बताया था कि जयदीप प्रसाद इंदौर के आईजी पद के लिए दावेदार थे, उज्जैन के आईजी पद पे उनकी नजर थी, ग्वालियर और जबलपुर के आईजी वो पहले रह चुके हैं। तो जब उन्हें लगा कि मध्य प्रदेश में उन्हें अच्छी पदस्थापना नहीं मिल सकती है, देखिए हर आदमी का अपने करियर में एक मोटो रहता है कि मुझे फील्ड में काम करने का मौका मिले, अच्छे पदों पर काम करने का मौका मिले और एक कहा जाए कि हाँ भाई ये फील्ड के अच्छे अधिकारी थे। राजा बाबू सिंह भी मध्य प्रदेश के 5-6 जिलों में एसपी रहे, 2 संभागों में 2 रेंज में डीआईजी रहे और उसके बाद केंद्र में प्रतिनियुक्ति पे चले गए, वहां से लौटे तो ग्वालियर के आईजी बन गए और अच्छे अधिकारी माने जाते हैं। और पुलिस के उन अधिकारियों में जो पुलिसिंग से हटके भी, जो इन दिनों लोगों की पुलिस से अपेक्षा है सामाजिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, कम्युनिटी पुलिसिंग के मामले में, सोशल पुलिसिंग के मामले में, कि उनका कहीं ना कहीं एक वर्चस्व मतलब इन्वॉल्वमेंट रहे। ग्वालियर के आईजी रहते उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। ग्वालियर से उनकी पोस्टिंग भोरी के पुलिस प्रशिक्षण संस्थान में हुई थी, लेकिन जब वो ज्वाइन करते उसके पहले उन्हें अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक पुलिस कम्युनिटी पुलिसिंग के पद पर पदस्थ कर दिया गया। चूंकि उन्हें केंद्र से लौटने के बाद एक पीरियड रहता है जिसको कूलिंग ऑफ पीरियड बोलते हैं, वो 3 साल अक्टूबर में हो रहे हैं। तो उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार से आग्रह किया कि भाई मैं केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर जाना चाहता हूं, और चूंकि उनका कूलिंग ऑफ पीरियड समाप्त हो रहा तो मध्य प्रदेश सरकार ने भी उन्हें एनओसी देने से परहेज नहीं किया। देखिए, एक अधिकारी के लिए जब राज्य में अच्छी स्थितियां नहीं रहती है और उसको अपना कैरियर देखना होता तो वो केंद्र में उसमें जाना पसंद करते। जैसे जब मध्य प्रदेश में सरकार में बदलाव हुआ तो राधेश्याम जुलानिया और विवेक अग्रवाल तत्काल केंद्र में चले गए। उन्होंने कहा कि वहां हमारे लिए अच्छी संभावनाएं बन सकती, और दोनों को महत्वपूर्ण पद मिले। राधेश्याम जुलानिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में स्पोर्ट्स और यूथ वेलफेयर के सेक्रेटरी हो गए। तो राजा बाबू सिंह ने भी जो ऑप्शन दिया है इस केंद्र में प्रतिनियुक्ति, उसका जल्दी फैसला हो जाएगा कि उन्हें किस पैरामिलिट्री फोर्स में स्थान मिलता है, या ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन में, या नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में, किस संस्थान में उन्हें स्थान मिलता है। लेकिन यह फैसला तो दिल्ली में होगा। लेकिन उन्होंने अपने ऑप्शन जो दिया था तो मध्य प्रदेश सरकार ने उन्हें अनापत्ति दे दी, कहा कि आप चाहें तो प्रतिनियुक्ति पर केंद्र में जा सकते हैं, और एक बार आप प्रतिनियुक्ति पर केंद्र में गए तो 5 साल आपके तय हो जाते हैं। उसके बाद अगर आप विस्तार चाहते तो 2 साल का विस्तार मिल जाता। तो एक अधिकारी के सेवा काल में दिल्ली में इतने लंबे समय की पदस्थी भी अपने आप में बहुत मायने रखती है।
और दबदबा की हम बात कर रहे हैं तो दबदबा तो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का बढ़ने वाला है। संभावना चर्चा चल रही कि उन्हें देश का लोकायुक्त तो बनाया जाएगा तो दबदबा और बढ़ जाएगा। देखिए, बिल्कुल जस्टिस अजय मित्तल जो है मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस, न्याय जगत में एक अपनी अलग पहचान रखते हैं और चीफ जस्टिस हाईकोर्ट जज रहते और चीफ जस्टिस रहते हुए उन्होंने अलग अलग ऐसे डिसीजन दिए जो जुडिशरी के क्षेत्र में माइलस्टोन बन गए। अगले महीने सेवानिवृत्त हो रहे हैं जस्टिस मित्तल और चर्चा है कि लोकपाल जो देश की सबसे बड़ी बॉडी में से एक है उसमें उन्हें स्थान मिल रहा है कि स्थान रिक्त है लोकपाल संस्था में और उसमें जस्टिस मित्तल को लिया जा रहा है। और चर्चा तो यह भी थी कि उनका कार्यकाल खत्म होने के पहले ही शायद उन्हें यहाँ मौका मिल सकता, पर मुझे लगता है कि अब जो 1.5 महीने का समय उनके सेवानिवृत्त होने में बचा है तो अभी लोकपाल संस्था में एक पद भी खाली है, तो जस्टिस मित्तल जो है वो आने वाले समय में दिल्ली में अहम भूमिका में होंगे और ये मध्य प्रदेश के लिए बहुत गौरव की बात होगी। जिस तरह से ओपी रावत का देश का मुख्य चुनाव आयुक्त बनना मध्य प्रदेश के लिए बड़ी बात थी, विमल जुल्का का देश का मुख्य सूचना आयुक्त बनना देश के लिए बड़ी बात थी, इसी तरह जस्टिस मित्तल का देश का लोकपाल बनना भी मध्य प्रदेश के लिए एक बड़ी उपलब्धि रहेगी। प्रदीप बेजल भी जो है वो ट्राई कमेटी के अध्यक्ष हैं, वो भी मध्य प्रदेश के ही थे। बिल्कुल, और वो भी बनना बहुत बड़ी बात है। तो मध्य प्रदेश के कई आला अधिकारी, सुरजीत सिंह को भी हमको याद रखना चाहिए, इंदौर के लोगों को दिल्ली पुलिस के दिल्ली पुलिस में उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इंदिरा जी के जमाने में किया उन्होंने। तो ये एक और बात और इस बात की कि अब साहब माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय में किसका दबदबा रहेगा। देखिए, आज सारी बातें प्रतीक जी आपने दबदबे से जोड़ी, तो माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय में किसका दबदबा रहने वाला है ये फैसला करेंगे सच्चिदानंद मिश्र जोशी, सच्चिदानंद जोशी, कुलदीपक अग्निहोत्री और प्रोफेसर प्रकाश बर्तूनिया। कागज पे ये नाम आ चुके हैं। ये 3 लोगों की कमेटी फैसला करेगी कि माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय का अगला कुलपति कौन है। लेकिन तीनों के नाम से कई संकेत मिल रहे हैं। तीनों के नाम से एक संकेत मिल रहा है, तीनों संघ से जुड़े नाम हैं, तो मतलब संघ की पसंद का व्यक्ति ही माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय का अगला कुलपति होगा। दूसरा ये भी संकेत मिल रहा है कि तीनों पत्रकार नहीं है, जोशी जी हों, अग्निहोत्री जी हों या बतूनिया साहब हों। जोशी जी जरूर 1983 में सिलेक्ट हुए थे एक बड़े अखबार के लिए, लेकिन उन्होंने ज्वाइन नहीं किया था। खाटी पत्रकार नहीं है वो। कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय के कुलपति जरूर रहे, लेकिन तो एक संकेत ये भी मिल रहा है कि हो सकता है कि किसी पत्रकार की बजाय किसी दूसरे व्यक्ति को, किसी शिक्षा शास्त्री को कुलपति के रूप में मौका मिले। तो बड़े कयास शुरू हो गए इन तीनों के नाम को। इन तीनों नाम चयन समिति के रूप में जब भी घोषित होंगे तो, लेकिन वो वक्त बताएगा। लेकिन इंतजार, मतलब लोगों में आकलन अटकलें शुरू हो गई है कि आखिर किसे मौका मिलने वाला है। विजय मनोहर तिवारी नाम तो अपन ने पहले जिक्र किया था, दोनों चल रहे हैं। हाँ, वो 2 नाम तो थे। अब देखते हैं कि ये कमेटी जो है किसे इस पद के लिए मुफीद। और जिस तरह से अभी विजय मनोहर तिवारी ने राम मंदिर के बाद और दूसरे जिस तरह से वो ट्वीट कर रहे हैं और जिस तरह से उन्होंने अभी बेंगलोर हिंसा पे ट्वीट किया है, वो कहीं ना कहीं संघ की भाषा के अनुरूप है, संघ के भाव के अनुरूप है। तो ये था हमारा आज का कार्यक्रम कहीं अनकहीं। आप देख रहे थे अरविंद तिवारी जी की टिप्पणियाँ जो उन्होंने सियासत को लेकर की हैं, सत्ता के गलियारों को लेकर की हैं और वल्लभ भवन की बीथिकाओं को लेकर की हैं। अधिकारियों का पावर में आना और पावर से नीचे उतर जाना ये चलता रहता है। जिस तरह ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, वैसे ही अधिकारियों की ज़िंदगी में भी पावर युक्त होना और पावर मुक्त होना दोनों चलता रहता है। लेकिन कुछ अधिकारी हमेशा याद रह जाते हैं, जिसका जिक्र अशोक भार्गव के रूप में अरविंद तिवारी जी कह रहे थे। और सत्ता के समीकरण चलते रहते हैं। मुख्यमंत्री भले ही कोई भी हो, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वास्तव में मुख्यमंत्री के दबदबे का, मुख्यमंत्री के रुतबे का पालन करते हैं। उन्हीं का जिक्र अपने कॉलम में राजवाड़ा टूरिस्ट एजेंसी में अरविंद तिवारी जी ने किया है और हमने उसका जिक्र भी किया है। तो आपको हमारा ये कार्यक्रम कहीं अनकहीं कैसा लगा ज़रूर बताइए। देखते रहिए DZN न्यूज़। खबरों का सिलसिला जारी है, जारी रहेगा। नमस्कार।